हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक बनवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो विथ महक। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो चलिए देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। सन 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। यानी जो प्रशा था उसने जब देखा कि उदारवादी जागरूकता उनके देश में नहीं फैलने दे रहे हैं ये फौज और राजशाही लोग, तो उसने अपने ऊपर यह भार लिया और कहा कि अब तो हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। यानी जो ऑटोमन बिस्मार्क नाम के थे वो उस समय प्रशा के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण का भार उठाया। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी लगभग 7 वर्ष लग गए प्रशा को जर्मनी का एकीकरण करते हुए। नेक्स्ट है कि सन 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि जो नया प्रशा था उसमें मुद्रा, बैंकिंग, मनी बैंकिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आ गई। नेक्स्ट है कि इटली। अब बात थी कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इटली। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यानी जो इस समय हम इटली को देखते हैं वो पहले इस तरह नहीं था, वो उस समय 7 राज्यों में बटा हुआ था। सन 1830 के दशक में जोसेपी मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण किसने किया, तो आप लिख सकते हैं कि जोसेपी मैस्सिनी ने इसमें सबसे ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है कि सन 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। यानी जो जोसेपी मैस्सिनी ने सबके साथ मिल करके एक क्रांतिकारी विद्रोह किया था, वो क्या हुआ कि सबसे पहले वो विद्रोह असफल हो गया। तो कुछ सालों के बाद सन 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पिडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। यानी सार्डिनिया पिडमांट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कूटनीतिक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। सन 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और जब से सार्डिनिया पिडमांट ने इटली को जीत लिया, तो इटली को एकीकृत करके यानी उन 7 राज्यों को एक राष्ट्र बना करके, इटली को एक राष्ट्र बना करके इमैनुएल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया। अब है कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों का विचार करना होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर के इटली के एकीकरण में, इंटीग्रेशन ऑफ इटली में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जिसमें कि पहले हैं जोसेपी मैस्सिनी, काउंट कैमिलो दी कावूर और जोसेपी गैरिबाल्डी। तो चलिए आगे देखते हैं कि जोसेपी मैस्सिनी कौन थे। इनका जन्म सन 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। यानी उस समय इटली में एक कार्बोनरी नाम का एक संगठन था जो अपने विरोधियों से लड़ने के लिए योजना बनाता था। तो 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। यानी जब जोसेपी मैस्सिनी ने सोचा कि हम एकजुट होकर के इटली का एकीकरण करें, तो उस समय उनकी बात को किसी ने नहीं माना। उस समय उनको हल्के में लिया गया और उन्हें देश से निकाल दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हैं जोसेपी मैस्सिनी। और नेक्स्ट देखते हैं कि तत्पश्चात उन्होंने 2 और
भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत संगठनों यानी कि वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उन्होंने अपनी एक संगठन बनाई। पहला था मार्सेई में यंग इटली, मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। इन दो संगठनों का निर्माण इन्होंने किया। इनका कहना था कि इटली छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता, इसको एक राष्ट्र बनाना होगा। यानी इटली जो 7 राज्यों में बटा था उसको इन्होंने एक राष्ट्र के रूप में बनाने की बात की थी। मेसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। यानी जो मैटरनिख थे वो रूढ़िवादी थे और ये मैथ्सिनी का विरोध करते थे, क्योंकि जो मैथ्सिनी थे वो आधुनिक विचार वाले थे और मैटरनिख एक अंधविश्वासी थे, एक रूढ़िवादी थे। तो उन्होंने जियुसेप्पे मैस्सिनी को क्या कहा कि वो हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। अब पढ़ते हैं हम काउंट दी कैमिलो, जो कि दूसरे क्रांतिकारी थे। सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था इटली के, यानी जो काउंट कैमिलो दी काबूर थे वो क्या थे, सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इन्हें इटली का बिस्मार्क कहते हैं। अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा कि इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि काउंट दे काबूर को। ये है काबूर। आगे देखते हैं कि फ्रांस के साथ की चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था। अब है कि फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। जियुसेप्पे तीसरे जो क्रांतिकारी थे, जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। यानी जो इटली के एकीकरण में स्वयंसेवक लगे हुए थे उनका नेतृत्व गैरिबाल्डी ने किया। सन 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उन्होंने दक्षिणी दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब क्या है, ब्रिटेन में राष्ट्रवादी, यानी जब इटली का एकीकरण हो गया तो ब्रिटेन में भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने की कोशिश की गई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, यानी कि 18वीं सदी के बाद जब इटली का एकीकरण हुआ तब ब्रिटेन को एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। सन 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। सन 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद सन 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, जिससे ब्रिटेन के एकीकरण में और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में बहुत मदद मिली। तो अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।